नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश ठाकुर चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रधानमंत्री पर बनाए जाने वाले मेरे वीडियोस की श्रृंखला में यह दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम भारत में संविधान के निर्माण की पृष्ठभूमि पर बात करेंगे और यह समझेंगे कि किस तरह से भारत में आधुनिक शासन प्रशासन व्यवस्था की शुरुआत हुई। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को अपने नियंत्रण में लेकर अपने भारतीय व्यापार से बेपनाह लाभ कमाया, और जब ब्रिटिश सरकार की नज़र कंपनी के इस लाभ पर पड़ी तो कैसे ब्रिटिश सरकार ने भारत में कंपनी के व्यापार पर अपनी साझेदारी तय की। दोस्तों, ब्रिटिश सरकार अब तक इस बात को भली भांति समझ चुकी थी कि भारत एक ऐसा देश है जहां से वह प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन लाकर बेपनाह धन कमा सकती है। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सरकार के मार्ग में रुकावट बन रही थी। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने कंपनी पर कुशासन का आरोप लगाते हुए भारत में उचित शासन व्यवस्था स्थापित करने के नाम पर ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए समय समय पर कुछ एक्ट पारित किए, और यही एक्ट आगे चलकर भारतीय संविधान की आधारशिला बने। दोस्तों, निसंदेह भारत में आधुनिक शासन प्रशासन व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी, और इस नींव पर खड़ा किया गया पहला स्तंभ था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश सरकार के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में व्यापारिक और प्रशासकीय गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए लागू किया गया था, ताकि ब्रिटिश सरकार भी भारत से यथासंभव लाभ कमा सके। दोस्तों, इस एक्ट के पारित किए जाने के समय बंगाल का गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंग्स। अधिनियम के प्रावधानों के तहत बंगाल के गवर्नर की शक्तियों में वृद्धि की गई और अब उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इस तरह वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। अधिनियम के ही प्रावधानों के तहत गवर्नर जनरल को उसके कार्यों में सलाह और सहायता देने के लिए एक 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, और इस परिषद को गवर्नर जनरल परिषद कहा जाने लगा। दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट के पारित हो जाने के बाद ब्रिटिश सरकार ने एक एक कर भारत में प्रशासनिक व्यवस्थाओं में सुधार के नाम पर कई एक्ट पारित किए, जो इस प्रकार थे। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1861 का भारत शासन अधिनियम, 1892 का भारत शासन अधिनियम, 1909 का मार्लिमिंटो सुधार एक्ट, 1919 का मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार एक्ट और 1935 का भारत शासन अधिनियम। दोस्तों, ब्रिटिश सरकार के द्वारा पारित किए गए उपरोक्त अधिनियमों में भारत में प्रशासनिक सुधार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे 1833 का चार्टर अधिनियम, 1858 का भारत शासन अधिनियम और 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसलिए हम इन्हीं अधिनियमों की चर्चा करेंगे। दोस्तों, 1833 का चार्टर अधिनियम इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की समस्त व्यापारिक शक्तियां छीन ली थी। यानी इस अधिनियम के पारित हो जाने के बाद भारत की समस्त व्यापारिक गतिविधियां ब्रिटेन की सरकार के अधीन हो गई थी। इसका अर्थ था कंपनी अब भारत से किसी भी तरह का व्यापार नहीं कर सकती थी, एवं कंपनी भारत में केवल राजनीतिक गतिविधियों में ही हिस्सा ले सकती थी। इस अधिनियम के पारित किए जाने के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। दोस्तों, अधिनियम के प्रावधानों के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल की शक्तियों में और भी अधिक वृद्धि की गई और
बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इस तरह बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ही बनाए गए। दोस्तों, 1833 के चार्टर अधिनियम के बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम भारत में अंग्रेजी शासन व्यवस्था को लागू करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ। इस अधिनियम ने ब्रिटेन की सरकार को भारत का सरताज बना दिया, यानी भारत में पूरी तरह से ब्रिटेन की सरकार का शासन आरंभ हुआ और इससे हम कहते हैं कि भारत में ब्रिटिश क्राउन का शासन आरंभ हुआ। इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत से कंपनी के सभी तरह के अधिकार छीन लिए गए, यानी कंपनी भारत में अब ना तो व्यापारिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकती थी और ना ही भारत की सक्रिय राजनीतिक गतिविधियों में। दोस्तों, इस अधिनियम को 1 नवंबर 1858 को भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिन के द्वारा पढ़ा गया था। इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत के गवर्नर जनरल की शक्तियां और बढ़ा दी गई थी और अब उसे भारत का वायसराय कहा जाने लगा था, जिसका मतलब था कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वायसराय लॉर्ड कैनिन बनाए गए। दोस्तों, यहाँ पर यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि वायसराय की शक्तियाँ निसंदेह गवर्नर जनरल की शक्तियों से अधिक थी और चूंकि अब भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो चुका था, इसलिए वायसराय सीधे ही ब्रिटिश क्राउन के प्रति उत्तरदायी था। दोस्तों, 1858 के अधिनियम को ब्रिटेन की सरकार ने यह कहकर पारित किया था कि वह भारत की शासन व्यवस्था में सुधार लाएगी और ईस्ट इंडिया कंपनी की लूटपाट भरी गतिविधियों से भारत को निजात दिलाएगी। 1858 के भारत शासन अधिनियम ने भारत की शासन व्यवस्था में कितने सकारात्मक परिवर्तन किए, इस बात का जिक्र हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, किंतु वर्ष 1867 में दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक किताब प्रकाशित की और अपनी इस किताब के माध्यम से उन्होंने भारतीयों को पहली बार यह बताने की कोशिश की कि ब्रिटिश सरकार या ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह से भारत की संपत्ति का दोहन कर रही है। इस सिद्धांत को दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत कहा था और वर्ष 1905 में अपने इसी सिद्धांत पर बोलते हुए उन्होंने यह भी कहा था कि धन का बहिर्गमन भारत को गरीब करता जा रहा है। आगे चलकर रमेश चंद्र दत्त ने दादा भाई नौरोजी के धन निष्कासन के सिद्धांत की 3 चरणों में व्याख्या की थी। इस व्याख्या में रमेश चंद्र ने धन निष्कासन के सिद्धांत को एक नए दृष्टिकोण से भारतीयों को समझाने की कोशिश की थी। धन निष्कासन के संबंध में ही विद्वान सुलिवान ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश सरकार की व्यवस्था स्पंज की तरह है जो गंगा नदी के पानी को सोखती है और टेम्स नदी में निचोड़ देती है। सुलिवान का यह कथन भारत में ब्रिटिश सरकार की शासन प्रशासन व्यवस्था की सरल और सीधी व्याख्या करता है। बहरहाल इन सभी सिद्धांतों ने भारतीय शिक्षाविदों की आंखें खोल दी थीं और भारतीयों को अब यह समझ में आने लगा था कि भारत का विकास अंग्रेजी शासन व्यवस्था नहीं कर सकती और यदि भारतीयों को अपना विकास करना है तो उन्हें अपनी स्वयं की शासन व्यवस्था लागू करनी होगी। देश की शासन व्यवस्था को सही तरीके से संचालित करने के लिए देश में संविधान के निर्माण की आवश्यकता महसूस की गई, जिसके चलते बाल गंगाधर तिलक ने वर्ष 1895 में स्वराज्य विधेयक के द्वारा अंग्रेजी सरकार से यह मांग की कि भारत की शासन व्यवस्था को सही तरीके से संचालित करने के लिए भारत में संविधान का निर्माण किया जाए। इस तरह से देश के भीतर संविधान के निर्माण की मांग करने वाले पहले व्यक्ति बने बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों, भारत में शासन व्यवस्था में सुधार की दृष्टि से अंग्रेजों ने सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम वर्ष 1935 में पारित किया, जिसे वर्ष 1935 का भारत शासन अधिनियम कहा जाता है।
वर्ष 1935 का भारत शासन अधिनियम भारतीय संविधान का आधार माना जाता है। क्यों? क्योंकि वर्तमान में हमारा जो संविधान है उसके कई सारे प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से ही सीधे ग्रहण किए गए हैं। दोस्तों, उपरोक्त सभी अधिनियमों के पारित हो जाने के बावजूद भी भारत को ना तो उत्तरदायी सरकार मिली और ना ही ब्रिटेन के उपनिवेशवाद से मुक्ति। इसी वजह से बाल गंगाधर तिलक के बाद भारतीयों में संविधान के निर्माण की मांग ने जोर पकड़ा और सभी ने अपने अपने स्तर पर संविधान के निर्माण की मांग शुरू कर दी। इस क्रम में वर्ष 1922 में महात्मा गांधी ने संविधान के निर्माण की मांग को पूरे जोर शोर के साथ अंग्रेजों के समक्ष रखते हुए कहा कि भारतीयों के संविधान का निर्माण भारतीयों की इच्छाओं के अनुकूल और भारतीयों के द्वारा ही किया जाना चाहिए। कांग्रेस सहित देश के अन्य राजनीतिक संगठनों की संविधान निर्माण की मांग को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों का उपहास उड़ाना आरंभ कर दिया। उपहास क्यों उड़ाया? तो दरअसल तत्कालीन समय में अंग्रेज अपनी नस्ल को विश्व की सर्वश्रेष्ठ नस्ल मानते थे। अंग्रेजों का मानना था कि उनकी नस्ल दुनिया की सर्वाधिक बुद्धिमान नस्ल है और उन्होंने जो कर दिखाया है वह दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता। अपनी इन्हीं विचारधाराओं के चलते अंग्रेजों ने भारतीयों का उपहास उड़ाना शुरू कर दिया। अंग्रेजों का कहना था कि भारतीय इतने सक्षम नहीं हैं कि वह संविधान का निर्माण कर सकें और संविधान के अनुसार देश की शासन व्यवस्था संचालित कर सकें। पंडित मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजों के इस उपहास को चैलेंज की तरह लिया और वर्ष 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। नेहरू रिपोर्ट एक तरह से भारतीय संविधान का छोटा प्रारूप था। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है और यह भारत का पहला लिखित संविधान माना जाता है। भारत में संविधान के निर्माण की मांग के क्रम में वर्ष 1934 में भारत के साम्यवादी आंदोलन के प्रणेता एन रॉय ने अंग्रेजों के सामने यह प्रस्ताव रखा कि अंग्रेज सरकार को भारतीयों के संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान निर्माण सभा का गठन करना चाहिए। इसी क्रम में वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान निर्माण सभा के द्वारा किया जाएगा और इसमें किसी तरह का कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। दोस्तों, पंडित नेहरू और एन रॉय सहित देश के सभी राष्ट्रवादी नेताओं की संविधान निर्माण की मांग को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन भारत पहुंचाया। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष बनाए गए थे सर पैट्रिक लॉरेंस और इसमें दो अन्य सदस्य थे, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन को भारत भेजने का ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य था कि भारत में संविधान के निर्माण के प्रारूपों पर भारतीयों से चर्चा करना और भारतीयों के अनुसार ही भारत के संविधान का निर्माण करना। दोस्तों, कैबिनेट मिशन ने भारतीयों के संविधान के निर्माण के लिए संविधान निर्माण सभा की संस्तुति की और संविधान निर्माण सभा को 3 वर्गों सामान्य, मुस्लिम एवं सिख में विभाजित किया। कैबिनेट मिशन ने ही यह भी तय किया कि संविधान निर्माण सभा में सदस्यों की कुल संख्या 389 होगी। इन 389 सदस्यों में 292 सदस्य ब्रिटिश भारतीय प्रांत से, 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से और 93 सदस्य देसी रियासतों से शामिल किए जाने तय किए गए थे। दोस्तों, संविधान निर्माण सभा के इन सभी सदस्यों को देश की जनता के अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा चुना जाना था और संविधान निर्माण के प्रत्येक सदस्य ने 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व किया था। इस तरह से कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर संविधान निर्माण सभा का गठन किया गया। संविधान निर्माण सभा के गठन के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लाइमेट एटली ने 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा की
कि 30 जून 1947 तक भारत से ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा और भारत की शासन व्यवस्था उत्तरदायी हाथों में सौंप दी जाएगी। दोस्तों, क्लाइमेट एटली की इस घोषणा के बाद मुस्लिम लीग ने आंदोलन शुरू कर दिए। आंदोलन क्यों शुरू किए? तो मुस्लिम लीग की यहाँ पर मांग थी कि ब्रिटिश सरकार मुस्लिमों के लिए अलग से एक देश बनाए और अपनी इसी मांग को पूरा करने के लिए मुस्लिम लीग ने आंदोलन शुरू कर दिए। मुस्लिम लीग के आंदोलनों के बढ़ते हुए दबावों की वजह से भारत के अंतिम अंग्रेज वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को विभाजन की योजना प्रस्तुत की, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना के तहत भारत विभाजन अधिनियम 1947 तैयार किया गया। इस अधिनियम के चलते 15 अगस्त 1947 को भारत 2 अधिराज्यों भारत एवं पाकिस्तान में विभाजित कर दिया गया और दोनों ही अधिराज्यों की विधानसभाओं को यह अधिकार सौंपे गए कि वे अपने अपने संविधान का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों, भारत में संविधान के निर्माण के लिए जो संविधान निर्माण सभा बनाई गई थी, उसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1947 को आयोजित की गई, जिसमें संविधान निर्माण सभा के 211 सदस्यों ने भाग लिया था। इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान निर्माण सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इसके बाद 13 दिसंबर 1947 को संविधान निर्माण सभा की दूसरी बैठक आयोजित की गई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान निर्माण सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। इस तरह से देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए संविधान का निर्माण आरंभ हुआ। लेकिन संविधान के निर्माण के दौरान देश का शासन जिस उत्तरदायी सरकार के हाथों में सौंपा गया था, उस उत्तरदायी सरकार का गठन भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के तहत किया गया था। इस सरकार को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि वह भारत के संविधान निर्माण तक भारत की शासन व्यवस्था को संचालित करेगी। क्यों? क्योंकि अब भारत में अंग्रेजों का शासन नहीं था। भारत 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के द्वारा मुक्त देश घोषित कर दिया गया था। दोस्तों, इस उत्तरदायी सरकार को ही अंतरिम सरकार कहा जाता है, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री के पद और सरदार वल्लभ भाई पटेल को उप प्रधानमंत्री के पद की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हालांकि संविधान निर्माण सभा और अंतरिम सरकार दोनों में शामिल सदस्य एक ही थे। इसी वजह से यह भी कहा जा सकता है कि संविधान निर्माण सभा पर दोहरा उत्तरदायित्व था। एक तो देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने का और दूसरा संविधान को निर्मित करने का। दोस्तों, संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में संविधान निर्माण सभा की कुल 11 बैठकें आयोजित की गई। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। इस दौरान संविधान पहली बार पढ़ा गया था और इस पर 5 दिन के लिए आम चर्चा भी की गई थी। दोस्तों, संविधान निर्माण सभा की 11वीं और अंतिम बैठक 26 नवंबर 1949 को आयोजित की गई। इस बैठक में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा संविधान के अंतिम प्रारूप को प्रस्तुत किया गया था। संविधान के अंतिम प्रारूप का प्रस्ताव द कॉन्स्टिट्यूशन इन सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड संविधान निर्माण सभा के सदस्यों के द्वारा इसी तारीख को यानी 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया और इस तरह से हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। इसलिए 26 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, वैसे तो संविधान निर्माण सभा में 299 सदस्य थे, किंतु इसके अंतिम प्रारूप पर 284 सदस्यों ने ही हस्ताक्षर किए थे और संविधान को 284 सदस्यों के द्वारा ही अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। इस तरह से संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। यह समय कैबिनेट मिशन ने लिया संविधान को निर्मित करने में।
24 जनवरी 1950 को संविधान को आंशिक रूप से और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। दोस्तों, इस समय संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग शामिल थे। इस तरह से देश में संविधान के निर्माण की लंबी प्रक्रिया पूरी हुई और देश ने अपनी शासन व्यवस्था स्थापित करने में कामयाबी हासिल की। दोस्तों, मेरा यह वीडियो मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। मैंने इस वीडियो को प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाया है। वीडियो में शामिल किए गए तथ्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से अति महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप मेरे इन वीडियोस को देखकर नोट्स भी बना सकते हैं। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।